हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि को क्लासेज। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। मैंने इससे पहले जो है कि माइक्रो मैक्रो स्टैटिक्स के और इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं इंटरनेशनल पे भी करूँ क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है एडम स्मिथ मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हमारा एडम स्मिथ हैं और डेविड रिकार्डो हैं, ओहलिन है, आईबी क्रेविस है। तो जो इधर जो है उनकी थ्योरी दी हुई है। तो एडम स्मिथ की जो है फेमस थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज की है कि जिस कंट्री को जो है कि 2x2 कंट्री है, 2 कंट्री तो जो है कि फैक्टर है, और जिस 2 प्रोडक्ट है, तो जिस कंट्री को जो है कि जिस जो है कि जिस कंट्री को जिस गुड में ज़्यादा एडवांटेज होगा, प्रॉफिट होगा, वो उसी जो है कि उसका ही ट्रेड करेगा। और डेविड रिकार्डो का है कि कंपैरेटिव का है कि जिसको कंपैरेटिव एडवांटेज होगा जिस प्रोडक्ट में, वो उस प्रोडक्ट का जो है कि एक्सपोर्ट करेगा, और जिसमें लॉस होगा उसको जो है कि वो इंपोर्ट करेगा। ओहलिन का है जो है हमारा इंडोमेंट थ्योरी, फैक्टर इंडोमेंट 2x2 जहाँ पे लेबर और कैपिटल को भी बताया गया है और उनके इंडोमेंट्स और उनके जो है फैक्टर अबंडेंस को भी बताया गया है। आईबी क्रेविस की है अवेलेबिलिटी थ्योरी। तो इसका ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ए का है हमारा तीसरा, तो यहाँ से हम देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन, ये वाला सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट गिवन बाय ब्रंटलैंड कमीशन। ये हमारा 1944 में आया था। उसी वक्त हमें जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनेशन फर्स्ट टाइम दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इज गिवन बाय, तो जगदीश भगवती ने इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट दिया था। एक इंटर इंडस्ट्री होता है, एक इंट्रा होता है। इंटर इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो दो इंडस्ट्री जो है विद इन, मतलब एक इंडस्ट्री जैसे कि कोई स्टील की इंडस्ट्री है, तो इस स्टील में भी मतलब कि बहुत सारे इनपुट्स होते होंगे, तो उनके जो बीच की होती है दो स्टील या ऐसे जो होती है इंटर, वो वाली होती है। और इंट्रा में जो अलग अलग होती हैं उनके बीच होती है। ठीक, जैसे अगर स्टेट का ले लें तो एक ही स्टेट में अगर हमारा हो रहा है ट्रेड हो रहा है तो इंटर हो गया, और दूसरे से हो रहा है दूसरे देश से तो वो इंट्रा हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज गिवन बाय, तो ये हैबरलर के द्वारा दिया गया है। हैबरलर की ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, और जो है कि इसी में मार्शल एजवर्थ कर्व है वो भी है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an indicator of globalization? Opening of the economy for unrestricted import and export, allowing free capital movement among nations, free movement of technology among nations, achieving exchange rates stability। तो इसमें ग्लोबलाइजेशन का जो है कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ऑप्शन है, लेकिन एक्सचेंज रेट ये किसी कंट्री का अपना होता है। ये कोई ग्लोबल नहीं है कि सबका, क्योंकि डॉलर अलग है, पाउंड अलग है, स्टर्लिंग अलग है, तो सबका अलग अलग है, तो वो अब कंट्री अपना देखती है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ग्लोबल होना, फ्री ट्रेड होना और फ्री मूवमेंट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है कि हमारा डी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी वाज गिवन बाय, तो ये हो जाएगा गस्टव कैसल। ये हम जो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी में पढ़ेंगे, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम पढ़ेंगे जब हम ये पढ़ते हैं कि कंजप्शन वाली थ्योरी पढ़ते हैं, और बैलेंस वाला जो इलास्टिसिटी अप्रोच पढ़ते हैं, मॉनेटरी अप्रोच पढ़ते हैं, तो उसका इनिशियल स्टार्टिंग कहाँ से होता है वो परचेजिंग पावर पैरिटी में दिया हुआ है। In 1971, collapse of Bretton Woods system was largely due to fall of gold standard, rise in the value of gold, failure to manage international
failure to manage international liquidity, surplus countries did not revalue and deficit country did not devalue their currency। ठीक, तो ये जो फॉल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड और राइज इन द वैल्यू ऑफ गोल्ड, इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये फेलियर टू मैनेज इंटरनेशनल लिक्विडिटी ये एक है पार्ट, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक ऑप्शन पूछा है तो डी वाला है, क्योंकि जो हमारी सरप्लस कंट्री, डेवलप्ड कंट्री जैसे कि अमेरिका ये सब हो गई, ये इतनी ज़्यादा जो है कि इनकी करेंसी का वैल्यू थी कि ये अपनी करेंसी को जो है रिवैल्यूएट नहीं कर रहे थे, और डेफिसिट कंट्री जो थी वो अपनी वैल्यू को मतलब अपने करेंसी को डिवैल्यूएशन नहीं कर रहे थे, जिससे कि एडजस्टमेंट हो सके। तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ही थी, जिसकी वजह से ब्रेटन वुड वाला सिस्टम हमारा कोलैप्स कर गया। नेक्स्ट है हमारा द कंटिन्यूएशन डेफिसिट इन द बीओपी ऑफ इंडिया इज ड्यू टू कंटिन्यू राइज इन इम्पोर्ट। ये भी है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट अगर इंक्रीज करता जाएगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारा डेफिसिट तो इंक्रीज होगा ही। और स्लो राइज इन एक्सपोर्ट ये भी यहाँ पे है। एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, एक्सचेंज रेट का हमेशा चेंज होते रहना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है रीजन। तो ऑल ऑफ द एबव इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग है, नहीं मैच द फॉलोइंग नहीं है, ये हमारा जो है ये क्रोनोलॉजी है। कब कौन सी थ्योरी आई थी? प्रेविस सिंगर थ्योरी जो है कि हमारी डिटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड थ्योरी है बर्लर अपॉर्चुनिटी थ्योरी है, लियोन्टी पैराडॉक्स है, तो एचओ है। तो पहले हमारी बर्लर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी आई थी, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मॉडल है। रिकार्डो के बाद यही बर्लर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी आई थी। फिर उसके बाद हम लेंगे एचओ थ्योरम आया था, क्योंकि ये एक्सटेंशन है हमारा 2x2 मॉडल का, ट्रेड मॉडल का। तो दूसरा हो गया हमारा, फिर चौथा हो गया, और एचओ थ्योरम पे ही जो है हमारा लियोन्टी पैराडॉक्स है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया। उसके बाद जो ये डिटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड है, तो ये हमारा सी हो जाएगा आंसर। हम लियोन्टी पैराडॉक्स पे भी एक वीडियो बनाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ यूरो, इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट जो है कि ये हमारा आईएमएफ का है, ये हमारा जो है आईएमएफ का है। तो आईएमएफ ने जो है कि गोल्ड सिस्टम को हटाने के लिए जब आईएमएफ आया तो उसने जो है एसडीआर को एक जो है कि कॉमन करेंसी, एक पेपर करेंसी है, उसे जो है इनिशिएट किया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड, उससे पहले जो है हमारा गोल्ड सिस्टम था। तो हम तीसरा पहले रखेंगे, उसके बाद जो है कि हम पहला रखेंगे। ठीक, तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तीसरा तो यहाँ पे है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, दो आंसर यहाँ पे। पहला हमारा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा आया था इंट्रोडक्शन ऑफ यूरो, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, ये 1982-83 के लगभग था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और जोग्राफिक इंडिकेशन। ठीक, तो हमारा जो है पेटेंट होता है वो इनोवेशन के लिए, इन्वेंशन के लिए हम करते हैं पेटेंट। और कॉपीराइट जो है कि किसी जो है कि लिटरेसी का होता है, जैसे कि अगर हमने कोई आर्टिकल किसी ने कोई लिखा तो वो अपना कॉपीराइट बनवाता है, यूजीसी उसे देती है, तो वो हो गया। ट्रेडमार्क हमारा जो है ब्रांड का होता है। और जोग्राफिक इंडिकेशन जैसे कि स्कॉच विस्की है, तो हर अलग अलग जगह जो है अलग अलग तरीके के बियर बिकते हैं, तो वहाँ के जोग्राफिक इंडिकेशन को बता रहा है। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एचओ थ्योरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ द डिफरेंस इन रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेज एंड ट्रेड बिटवीन नेशन इन अ डिफरेंस इन फैक्टर इंडोमेंस टेक्नोलॉजी टेस्टेज। तो हमारा जो एचओ थ्योरी है वो मेन फैक्टर इंडोमेंट्स के ही ऊपर डिपेंड है, और उसी से जो फैक्टर इंडोमेंट्स कंट्री होती है उस फैक्टर की जो है प्राइसेज लो होते हैं, और जो उसके पास लेस होती है उसमें वो जो
वो उसको इंपोर्ट करता है क्योंकि उसके प्राइसेज हाई होते हैं। तो हमारा ये यहाँ पे ये वाला हो गया। तो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो IMF हमारा 1945 में हुआ था, ये 1956 में हुआ था, ये हमारा 1944 में हुआ था और ये 1945 में हुआ था। ठीक, तो अगर हम तीसरे ऑप्शन से जाएं तो देखते हैं कि हमारा जो है ये हमारा 1944 में इसको लाने की बात हुई थी, लेकिन अप्लीकेबल ये 97 में हुआ था, 97 और 47 और 48 में। तो पहला हो जाएगा हमारा IMF फर्स्ट, तो ये एलिमिनेशन मेथड से ख़त्म हो जाएगा। B और C में से एक ऑप्शन है हमारा। फिर उसके बाद हो जाएगा ये C वाला, चौथा है GATT, फिर दूसरा हो जाएगा IFC और फिर WTO। तो आंसर C होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्युलर डिटोरिएशन हाइपोथेसिस, जो कि हमारा जो है प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कास्ट रिकार्डो की है। फैक्टर इंडोमेंट्स और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। ठीक, तो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कास्ट रिकार्डो ने दिया था, तो हम पहले रिकार्डो को उठाते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा, तो ये एलिमिनेशन हमने किया, ये एलिमिनेशन। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा फैक्टर इंडोमेंट्स, तो तीसरा हो गया उसके बाद, क्योंकि फैक्टर इंडोमेंट्स के ही एक स्पेशल केस है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम सैमुअल्सन ने दिया था। तो चौथा हो गया। उसके बाद ये, तो आंसर हमारा D होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चरल कंसिस्ट ऑफ, मैंने एक वीडियो बनाया है WTO के जो है कि मिनिस्ट्रियल का, और आगे आने वाले वीडियो में मैं WTO के जो ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर सर्विसेज वाले में कि किसका कितना परसेंटेज है, मैं वो बनाऊंगी। तो वो मैं बना रही हूँ, अभी प्रिपेयर हो रहा है, तो उसके बाद उसको भी हम करेंगे एक दिन। तो इसका जो है कि कितने हैं एग्रीकल्चर कंसिस्ट में, तो एक्सपोर्ट है, मार्केट है, डोमेस्टिक है, इनपुट जैसी कोई चीज़ नहीं है उसमें। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम रेट ऑफ टैरिफ इंडिया कैन लेवी ऑन एडिबल ऑयल अंडर WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज। तो इसमें ये 300% है। मैं आपको डिटेल जब वीडियो बनाऊंगी तो वो आपको उसमें बता दूंगी। ठीक, ये WTO से रिलेटेड है, तो मैंने WTO के भी मिनिस्ट्रियल का मैंने बताया है। उसमें स्टार्ट करते हैं जेनेवा, सीटल, दोहा, कानकून। तो सिंगापुर स्टार्ट सिंगापुर से होता है, सिंगापुर, जेनेवा, सीटल, दोहा, कानकून, कतर। तो सिंगापुर से स्टार्ट करते हैं, सिंगापुर, सीटल, जेनेवा, दोहा, कानकून। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। और ये वाला 1995 में हुआ था, उसके पहले उरुग्वे राउंड हुआ था। तो ये वाला आप क्वेश्चन करते हैं हम, जो है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्री आर अनफेवरेबल ड्यू टू द फैक्ट दैट व्हेनेवर इनकम इज डेवलप्ड कंट्रीज इंक्रीजेज the demand for primary good reduced because income elasticity is of demand for primary good is high. Income elasticity of demand for primary good is low. Income elasticity of demand is neutral toward primary good. तो जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइमरी गुड है वो वेरी लो है, क्योंकि हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डेवलपिंग कंट्री का अनफेवरेबल होता है, क्योंकि जो डेवलप कंट्री होती है वो सस्ते दामों में जो है डेवलपिंग कंट्री से ले लेती है। तो हमारा इनकम के इलास्टिसिटी इसकी लो होती है प्राइमरी गुड की, क्योंकि वो अगर जो है कि डेवलपिंग कंट्री जो है कि अपने ही यहाँ गुड प्रोड्यूस करके बेचेंगे तो उसकी इनकम इलास्टिसिटी हाई हो जाएगी। लेकिन और इस जो है क्योंकि प्राइसेज लो होते हैं, तो और जो है कि फाइनल प्रोडक्ट के गुड बेचेगी तो प्राइसेज हाई हो जाएंगे। लेकिन डेवलप कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री से प्राइमरी गुड को बहुत ही कम दाम में लेती है। हेजिंग रेफर टू द, तो ये जो है एक कवरिंग द एक्सचेंज है, कवरिंग ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क।
ये हमारा होता है हेजिंग का मतलब। एक होता है आर्बिट्रेज, जो कि दो मार्केट में साइमल्टेनियसली जो है बाइंग और सेलिंग करते हैं। और इसी तरह एक दो टर्म और हैं। स्टार्ट करते हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज कर्व assume that labor is the only factor of production. The price or a cost of a commodity can be inferred from its labor content. Labor is homogeneous. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है थ्योरी जो है ये सब बताता है कि लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसमें जो है कि लेबर के साथ जो है हम लैंड को लेते हैं और उस वहाँ पे उसके साथ यूज करते हैं। तो लैंड तो फिक्स होता है और लेबर जो है कि ओनली लेबर को ही जो कि हम बढ़ा घटा करके प्रोडक्शन को बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पे लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है अभी मैंने बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ इमिसराइजिंग गोज, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगदीश भगवती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस वाज क्रिएटेड बाई, तो सब प्राइम मार्केट लेंडिंग जो है कि हुआ था और इसका बिजनेस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था फाइनेंशियल के लिए। और अभी भी जो है कि हमारा जो है क्राइसिस चल ही रहे हैं ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। डिवैल्यूएशन ये है सर्टन डिवैल्यूएशन कैन करेक्ट इम्बैलेंस इन द बीओपी। हाँ, devaluation raises the price of imported good and reduces the foreign price of export of the devaluing country। तो डिवैल्यूएशन होने से क्या है कि हमारे जो प्राइसेज होते हैं वो डोमेस्टिक कंट्री में बढ़ जाते हैं और जो है कि बाहर के देशों के लिए हमारे जो वैल्यू गिर जाती है। तो इससे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है और इंपोर्ट जो है डिक्रीज होता है। तो ऐसे बीओपी हमारा जो है बैलेंस हो जाता है। तो इसके हमारा जो होगा आंसर 1 होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रीडम एज डेवलपमेंट बुक इज रिटेन बाई, तो अमर्त्य कुमार सेन की है ये। एक है आर्गुमेंटेटिव इंडियन, और ऐसे कई सारे बुक हैं जो है कि अमर्त्य सेन ने लिखी है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रीडमैन और ये सारी चीज़ें तो मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगी, क्योंकि हर बार बुक का तो पूछ ही लेता है, या तो क्रोनोलॉजी या तो ऐसे। तो अगर आपको जो है कि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।